नमस्ते जी। मैं अपनी साइकिल पर अमरूदों की टोकरी लादे गलियों में चल रहा था। गुरुग्राम की गर्मी अपने चरम पर थी। सूर्य सिर पर आग बरसा रहा था और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। साइकिल का पिछला टायर कुछ ढीला था। हर मोड़ पर चू चू की आवाज निकलती थी, लेकिन मेरा दिल इस शोर से कहीं ज्यादा तेज आवाज में धड़क रहा था। आज वह दिन था जिसका मुझे महीनों से इंतजार था। कंपटीशन की परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। ताज़ा अमरूद ले लो, ताज़ा अमरूद ले लो। मैंने जोर से आवाज लगाई, लेकिन मेरी नज़र हर गुजरते पल के साथ घड़ी की तरफ उठ रही थी। दोपहर के 1 बज रहे थे। रिजल्ट किसी भी समय वेबसाइट पर आ सकता था, लेकिन मेरे पास तो फोन भी नहीं था कि चेक करता। बस दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या मैं पास हुआ था या फिर पिताजी ठीक कहते थे कि यह सब समय की बर्बादी है। मैंने अपनी साइकिल एक छोटी सी दुकान के सामने रोकी। श्याम काका की दुकान भी, जहां मैं हर रोज अमरूद बेचने के बाद चाय पीता था। काका ने अपनी ऐनक उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, प्रवीण, आज तो तुम्हारा चेहरा कुछ फीका लग रहा है। क्या बात है? गर्मी ने तंग कर दिया या कोई और बात है? मैंने हंसते हुए कहा, गर्मी तो रोज की बात है, बस घबराहट सी हो रही है। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। काका ने नजरें उठाई। अरे वाह, कंपटीशन का रिजल्ट बेटा, यह तो बड़ी बात है, लेकिन तूने तो कभी बताया नहीं कि तू कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। मैंने शर्मिंदगी से सर झुकाया। काका, घर वालों को भी नहीं बताया? पिताजी गुस्सा करते हैं कि मैं 4 पैसे कमाता हूँ, वह भी किताबों पर उड़ा देता हूँ। काका ने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, बेटा, सपने देखना कोई गलत बात नहीं है। अगर तुमने मेहनत की है तो भगवान जरूर फल देगा। मैंने चाय की घूंट भरी और दिल ही दिल में प्रार्थना की, भगवान बस एक बार मौका दे दो। मैं अपने परिवार को इस गरीबी से निकालना चाहता हूँ। शाम हो चुकी थी जब मैं घर की ओर लौटा साइकिल पर। अब सिर्फ थोड़े ही अमरूद बचे थे। आज का दिन अच्छा गुजरा था। कुछ पैसे जेब में थे, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था। जैसे ही मैं अपनी गली में पहुंचा, मेरा दिल धक से रह गया। हमारे छोटे से घर के सामने लोगों की भीड़ थी। टीवी चैनल्स के वैन, कुछ कमरे और रिपोर्ट्स की भीड़। यह क्या हो रहा था? क्या कोई दुर्घटना हो गई? मेरे घर वाले तो ठीक है। मैंने साइकिल साइड में खड़ी की और तेजी से भीड़ की ओर बढ़ा। लोग अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे थे, कुछ हैरान थे। अचानक भीड़ से एक आवाज आई, यह रहा। प्रवीण, मैं चौंक पड़ा। यह आवाज तो मेरे पिता की थी, लेकिन पिताजी तो हर समय मुझ पर गुस्सा करते थे। वह इतने खुश क्यों लग रहे थे? पिताजी भीड़ से निकलकर मेरे सामने आए और आज उनका चेहरा गुस्से से लाल नहीं था, बल्कि आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने जोर से कहा, प्रवीण, तूने यह क्या कर दिया? मैं घबरा गया। पिताजी, क्या हुआ? मैंने क्या किया है? पिताजी ने एक पल के लिए मेरी ओर देखा, फिर अचानक मुझे अपनी बाहों में भी लिया। बेटा, तूने पूरे राज्य में टॉप किया है। तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मैं शक्ति में आ गया। क्या टॉप कंपटीशन में के एग्जाम में? मेरा दिमाग घूम रहा था। रिपोर्टर्स ने भी भीड़ हटाते हुए मुझे घेर लिया। कैमरे चमक रहे थे, माइक मेरी ओर बढ़ रहे थे कि प्रवीण जी, आपने यह सफलता कैसे हासिल की? एक अमरूद बेचने वाले ने सरकारी अफसर बनने तक की यात्रा कैसे तय की? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया। मैं बस अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। उस रात घर में एक त्योहार लगा हुआ था। माँ ने अपने पास बैठकर मुझे आशीर्वाद दिया, बेटा, तेरा रोबिन भाई को बहुत खुशी होती है अगर आज वो यह देखता। रोबिन भाई का नाम सुनते ही मेरा दिल भारी हो गया। वो मेरा बड़ा भाई था, हमारे घर का सहारा। लेकिन जब मैं 8 साल का था, वो एक दुर्घटना में चल बसा। उसके बाद से घर की हालत कभी ठीक ना हुई। पिताजी हमेशा गुस्से में रहते, माँ चुप चुप रहती और मैं बस यह सोचता कि एक दिन सब ठीक कर दूंगा। उस रात जब मैं अपनी चारपाई पर लेटा था, मेरा दिल संतुष्ट नहीं था। भीड़, कैमरे और पिताजी की खुशी, यह सब एक सपना सा लग रहा था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लग रहा था कि यह सफलता कोई नई परीक्षा लेकर आएगी। जब मैं छोटा था, रोबिन भाई रात को मुझे कहानी सुनाया करते थे।
वह फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन उनका सपना था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। वह कहते थे, प्रवीण, सपने वह नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वह होते हैं जो हमें सोने ना दें। एक रात जब बिजली चली गई थी और हम मोमबत्ती की रोशनी में बैठे थे, भाई ने मुझे एक पुरानी किताब दी। यह पढ़ो प्रवीण, यह किताबें तेरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन फिर वह दुर्घटना हुई, फैक्ट्री में आग लग गई और भाई उसमें फंस गए। हमें बताया गया कि यह दुर्घटना थी, लेकिन मुझे हमेशा शक रहा। भाई मुझसे कहते थे कि फैक्ट्री का मालिक कुछ गलत काम करता है और वह उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले थे। अगले दिन सुबह जब मैं उठा, घर अब भी लोगों से भरा था। पड़ोसी, रिश्तेदार सब बधाई देने आए थे, लेकिन एक चेहरा मुझे अजीब सा लगा। मंजीत काका। वह पिताजी के बड़े भाई थे, लेकिन उनसे हमारी बातचीत कम थी। वह एक लोकल नेता के साथ काम करते थे और काफी जान पहचान वाले थे। उन्होंने मुझे एकांत में ले जाकर कहा, प्रवीण, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब सोच समझकर कदम उठाना, यह सफलता बड़ी जिम्मेदारी लाती है। उनकी आवाज में कुछ अजीब सा स्वर था। मुझे लगा जैसे वह खुश नहीं बल्कि परेशान है। सुबह का समय था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ था। घर में कल की खुशी का हंगामा अभी भी चल रहा था। पड़ोसी आते जाते बधाई देते और माँ सबसे खुश होकर मिल रही थी, लेकिन मंजीत काका की वह अजीब सा स्वर मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। सोच समझकर कदम उठाना प्रवीण, क्या मतलब था इस बात का? क्या मेरी सफलता किसी के लिए खतरा थी? मैंने अपनी साइकिल उठाई और गली से बाहर निकला। अमरूद बेचने का काम तो करना ही था, कम से कम उस समय तक जब तक मेरी नौकरी की ट्रेनिंग शुरू ना हो जाए। लेकिन आज साइकिल पर बैठते हुए मेरा ध्यान कहीं और था। रोबिन बाई की यादें मेरे दिमाग में घूम रही थी। वह यादें जो बरसों से मेरे दिल में छुपी हुई थी, लेकिन जिनकी चर्चा घर में कोई नहीं करता था। मैं 8 साल का था जब रोबिन भाई हमारे घर का सहारा थे। वो सुबह सवेरे उठते, अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर फैक्ट्री जाते और रात को थके हारे लौटते, लेकिन कभी उनके चेहरे पर शिकायत ना होती। वह हमेशा मुस्कुराते और रात को जब बिजली चली जाती, वह मोमबत्ती की रोशनी में मुझे कहानी सुनाते। कभी राजा रानी की, कभी अकबर बिरबल की और कभी अपने सपनों की। परवीन, यह दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ पैसा और ताकत सब कुछ है, लेकिन अगर तेरे पास अकल और ईमानदारी हो तो कोई तुझे नहीं रोक सकता। वो एक रात कह रहे थे। मैंने मासूमियत से पूछा, भाई आप बड़े आदमी क्यों नहीं बन जाते? उन्होंने हंसकर मेरा सहलाया। बड़ा आदमी बनना आसान नहीं भाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू बने। पढ़ लिख कर कुछ करके दिखा। रोबिन भाई फैक्ट्री के में मजदूर थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वह कहते थे कि फैक्ट्री का मालिक पहलवान चौधरी कुछ कुछ गलत काम करता है, लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। मैं उस समय इतना छोटा था कि इन बातों को समझ नहीं सकता था, लेकिन एक बात मुझे याद है। भाई ने कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए प्रवीण, तू हिम्मत न हारना। फिर वह रात आई। पिताजी घर पर नहीं थे, वह अपने दोस्त के पास गए थे। अचानक गली में शोर उठा, फैक्ट्री में आग लग गई। मैं और माँ घर से बाहर निकले, लोग भाग रहे थे, चीख पुकार रहे थे। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बस इतना कह सकी। जब हम फैक्ट्री पहुंचे, वहां ही धुआं था। आग की लपटें आसमान छू रही थी। लोग कह रहे थे कि कुछ मजदूर अंदर फंस गए हैं। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और चीखा, भाई कहाँ है? किसी ने कहा रोबिन अंदर था, वह दूसरे मजदूरों को बचाने गया था। रोबिन भाई वापस न आए। अस्पताल में उनकी लाश देखकर माँ बेहोश हो गई। जब पिताजी घर आए, उन्होंने एक शब्द भी ना कहा, बस एक कोने में बैठकर सिर पकड़ लिया। उस रात के बाद हमारा घर बदल गया। पिताजी गुस्से में रहने लगे, माँ चुप चुप हो गई और मैंने फैसला किया कि एक दिन मैं भाई का सपना पूरा करूंगा। मैं साइकिल पर अमरूद बेच रहा था, लेकिन मेरा दिमाग पिछले समय की यादों में था। रोबिन भाई की मौत को हमने हमेशा एक दुर्घटना समझा था, लेकिन अब जब मैंने कंपटीशन की परीक्षा में टॉप किया था, कुछ अजीब सी बात हुई थी। मंजित काका की वह बात, उनकी परेशानी, क्या उसका कोई संबंध रोबिन भाई से था? शाम को जब मैं वो घर वापस आया, माँ दरवाजे पर ही बैठी थी। उनका चेहरा पीला था।
लेकिन वह मुस्कुराई। बेटा, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा। माँ, यह रोबिन बाई के कारण है। उन्होंने ही मुझे सपने देखना सिखाया था। माँ की आंखों में आंसू आ गए। रोबिन हमेशा कहता था कि तू जरूर कुछ बड़ा करेगा। मैंने पूछा, माँ, क्या आपको लगता है कि बाई की मौत सच में दुर्घटना थी? माँ ने एकदम मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। प्रवीण, ऐसी बातें ना किया कर। जो हुआ वह हो गया। लेकिन उनके स्वर में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर गया। उस रात मैं अपनी चारपाई पर लेटा था। मुझे नींद नहीं आई। रोबिन भाई की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। अगर मुझे कुछ हो जाए प्रवीण, तू हिम्मत ना हारना। अचानक मुझे याद आया कि भाई ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक डायरी दी थी। यह रख प्रवीण, अगर कभी जरूरत पड़े तो ही इसे खोलना। मैंने सालों से वह डायरी नहीं देखी थी। वह हमारे पुराने संदूक में कहीं पड़ी थी। मैं रात के अंधेरे में उठा, मोमबत्ती जलाकर संदूक खोला। ढूंढते ढूंढते वह पुरानी डायरी हाथ आई। उसके पन्ने सफेद से पीले हो चुके थे, लेकिन भाई की लिखाई अभी भी साफ थी। मैंने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने कहानियों और सपनों के बारे में थे, लेकिन फिर एक पेज ऐसा आया जिसने मेरी दिल की धड़कन को तेज कर दिया। पहलवान चौधरी फैक्ट्री में गैर कानूनी केमिकल्स बनाता है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह और मंजित काका मिलकर मुझे खामोश करना चाहते हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह कोई दुर्घटना नहीं होगी। मैं सदमे में आ गया। मंजित काका, क्या वह रोबिन भाई की मौत में मिले हुए थे? अगले दिन मैंने डायरी अपने बैग में छुपाई और श्याम काका की दुकान पर गया। काका को मैंने सारी बात बताई। उन्होंने गंभीरता से कहा, परवीन, यह बड़ी बात है। अगर यह सच है तो भी पहलवान चौधरी और मंजित बहुत ताकतवर लोग हैं। तुझे अकेले उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा, काका, अगर भाई की मौत दुर्घटना नहीं थी तो मैं चुप नहीं रह सकता। काका ने एक पुराना अखबार निकाल कर दिखाया। उसमें फैक्ट्री में लगी आग की खबर थी, लेकिन एक छोटी सी खबर ने मेरा ध्यान खींचा। पहलवान चौधरी के पावर के कारण जांच रोक दी गई थी। अगली सुबह की रोशनी गली में फैल रही थी, लेकिन मेरे दिल पर एक काला बादल छाया हुआ था। रोबिन भाई की डायरी ने रात भर मुझे जगाए रखा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह दुर्घटना नहीं होगी। यह बात मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। मंजित काका, क्या वह भी भाई की मौत में शामिल थे? और पहलवान चौधरी, वह फैक्ट्री का मालिक जो अब गुरुग्राम के पावरफुल लोगों में गिना जाता था, उसका इस सब से में कितना हाथ था? मैंने डायरी अपने बैग में छुपाई और साइकिल पर अमरूद रख कर निकल पड़ा। लेकिन आज मेरी आवाज चुप थी। अमरूद, ताजा अमरूद की आवाजें गलियों में गूंज नहीं रही थी। मेरा दिमाग कहीं और था। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। अकेले इस राज पर से पर्दा हटाना खतरनाक था, लेकिन रोबिन भाई के लिए, अपने परिवार के लिए मैं चुप कैसे रह सकता? श्याम काका की दुकान पर पहुंचा तो वह अपनी आदत के अनुसार अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने ऐनक उतारी और कहा, प्रवीण, तेरी शक्ल बता रही है कि तू रात भर सो नहीं सका। क्या बात है? मैंने एक गहरी सांस ली और डायरी निकाल कर दोबारा उनके सामने रख दी। काका, यह पढ़े। रोबिन भाई ने लिखा है कि उनकी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। काका ने कहा, अगर यह सच है तो तू खतरे में पड़ सकता है। मैंने कहा, काका, मैं डरता नहीं हूँ। भाई ने मुझे सर उठाकर जीना सिखाया है और मुझे कोई डरा नहीं सकता। काका ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, सौम्या से मिल लो। वह प्रेस रिपोर्टर है और तेरी पुरानी दोस्त भी। शायद वह तेरी मदद कर सके। सौम्या, उस नाम से ने मेरी यादों के दरवाजे खोल दिए। वह मेरी क्लास की दोस्त थी जो हमेशा कहती थी कि वह एक दिन बड़ी रिपोर्टर बनेगी। वर्षों हो गए थे उससे मिले हुए, लेकिन अगर कोई मेरी बात सुन सकता था तो वह सौम्या ही थी। शाम को मैं सौम्या के ऑफिस पहुंचा। वह एक लोकल न्यूज चैनल में रिपोर्टर थी। ऑफिस के बाहर खड़े होकर मैं हिचकिचा रहा था। क्या उसे मैं याद भी होऊंगा? एक अमरूद बेचने वाले से क्या मिलने आएगी? लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और अंदर चला गया। सौम्या अपनी चेयर पर बैठी कुछ फाइलें देख रही थी। उसने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा, अरे प्रवीण, यह क्या, एग्जाम में टॉप करके आप यहाँ आए हो?
मैंने शर्मिंदगी से सर झुकाया। सौम्या, मुझे तेरी मदद चाहिए। उसने तुरंत कहा, क्या बात है? मैंने डायरी उसके हाथ में दे दी और सारी कहानी सुना दी। रोबिन भाई की मौत, डायरी के राज और मंजीत काका का अजीब सा व्यवहार। सौम्या ने खामोशी से सब सुना। फिर कहा, प्रवीण, यह बहुत बड़ी बात है। अगर यह सच है तो हम पहलवान चौधरी और मंजीत जैसे लोगों से टक्कर ले रहे हैं, लेकिन मैं तेरी मदद करूंगी, बस हमें सबूत चाहिए। मैंने पूछा, सबूत कैसे मिलेगा? सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, पत्रकारिता का जादू। प्रवीण, बस मुझ पर भरोसा रखो। अगले कुछ दिन अजीब से गुजरे। मेरी नौकरी की ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी और घर में खुशी का माहौल था, लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई गहरा साया हम पर मंडरा रहा है। एक दिन जब मैं बाजार से वापस आया तो घर के बाहर दो पुलिस वाले खड़े थे। माँ घबराई हुई थी। प्रवीण, ये लोग कह रहे थे कि तूने कोई धोखा किया है। मैं हैरान हो हुआ। धोखा? कौन सा धोखा? एक पुलिस वाले ने पेपर दिखाते हुए कहा, तुम्हारे एग्जाम के पेपर में गड़बड़ पाई गई है। तुम पर नकल करने का आरोप है। मेरा सर घूम गया। यह क्या हो रहा था? मैंने कहा, यह झूठ है। मैंने रात दिन मेहनत की है, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी एक ना सुनी। हमारे पास सबूत है, तुम्हें थाने चलना होगा। घर से निकलते समय माँ की आंखों में आंसू थे। पिताजी खामोश खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा गुस्से से लाल था। परवीन, अगर तूने कोई गलत काम किया है। पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आवाज कांप रही थी। थाने में मुझे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। वहां बैठकर मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। मेरी सफलता, मेरे सपने, सब मिट्टी में मिल गए। लेकिन फिर मुझे रोबिन भाई की बात याद आई। हिम्मत ना हारना प्रवीण। अगले दिन जब मैं थाने में था, सौम्या अचानक वहां पहुंची। उसके साथ एक कैमरामैन और कुछ रिपोर्टर थे। उसने पुलिस ऑफिसर से कहा, यह केस झूठा है। हमारे पास सबूत है कि प्रवीण निर्दोष है। पुलिस ऑफिसर घबरा गया। क्या सबूत? सौम्या ने एक फाइल निकाली। यह देखे, एग्जाम के पेपर्स की असली रिपोर्ट। कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यह केस एक साजिश है और हम इसे टीवी पर दिखाएंगे। पुलिस वालों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मुझे छोड़ दिया। बाहर निकलते समय सौम्या ने कहा, प्रवीण, यह मंजीत और पहलवान चौधरी की चाल थी। वह नहीं चाहते कि तू अपनी नौकरी शुरू करे। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? सौम्या ने गहरी सांस ली, क्योंकि तू रोबिन की मौत का राज खोलने की ओर जा रहा है। सौम्या ने मुझे बताया कि उसने फैक्ट्री की आग के बारे में कुछ पुराने रिपोर्टर से बात की थी। उन्होंने बताया कि आग लगने से पहले रोबिन ने पहलवान चौधरी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन वह कभी आगे नहीं बढ़ी। सौम्या ने कहा, उस कंप्लेंट्स के पेपर्स ढूंढने होंगे। अगर वह मिल गए तो हम पहलवान चौधरी और मंजीत का असली चेहरा सबके सामने ला सकते हैं। मैंने कहा, सौम्या, यह तो बहुत खतरनाक काम है। अगर उन्हें पता चला कि हम उनके पीछे हैं। सौम्या ने मेरी बात काटी। प्रवीण, खतरा तो है, लेकिन क्या तू रोबिन के लिए यह नहीं करेगा? उस रात मैं घर वापस आया। माँ ने मुझे गले लगाया। बेटा, मुझे डर लगता है, यह सब छोड़ दे। लेकिन मैंने कहा, माँ, मैं छोड़ नहीं सकता। रोबिन भाई के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। रात का सन्नाटा था और मैं अपनी चारपाई पर लेटा रोबिन भाई की डायरी के पन्ने पलटा रहा था। हर शब्द मेरे दिल में एक नई आग भड़का रहा था। पहलवान चौधरी और मंजित मिलकर मुझे खामोश करना चाहते थे, लेकिन यह वाक्य मेरे दिमाग में घूम रहा था। सौम्या ने कहा था कि हमें रोबिन भाई की कंप्लेंट्स के पेपर्स ढूंढने होंगे, लेकिन यह काम आसान नहीं था। पहलवान चौधरी एक ताकतवर आदमी था और मंजीत काका उसके दाएं हाथ की तरह काम करते थे। अगर हम उनके पीछे गए तो हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रोबिन भाई की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, हिम्मत ना हारना प्रवीण। मैंने डायरी बंद की और माँ की ओर देखा, जो दूसरी चारपाई पर लेटकर दवाई मांग रही थी। उनका चेहरा पीला था और खांसी अब ज्यादा आ रही थी। मैं जानता था कि वह अपनी बीमारी छुपा रही थी ताकि मैं परेशान ना हो जाऊं, लेकिन उससे मेरा फैसला और मजबूत हुआ। मैंने फैसला किया कि चाहे जो हो, मैं रोबिन भाई के हथियारों को बेनकाब कर दूंगा। अगले दिन मैं सौम्या से मिला। वह एक छोटे से कैफे में बैठी थी जहां वह अपने लैपटॉप पर कुछ नोट्स बना रही थी। उसने मुझे देखते ही कहा, प्रवीण, मैंने कुछ पुराने रिपोर्ट से बात की है।
से बात की है। रॉबिन ने जो शिकायत दर्ज करवाई थी वह पुलिस रिकॉर्ड में अब भी हो सकती है, लेकिन हमें उसे ढूंढने के लिए किसी अंदर के आदमी की मदद चाहिए। मैंने पूछा, कौन मदद करेगा? सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, मेरा एक दोस्त है राजीव। वह पुलिस में है और ईमानदार आदमी है, वह हमारी मदद कर सकता है। राजीव से मिलने के लिए हम एक पुराने पुलिस रिकॉर्ड ऑफिस के पीछे छुपकर उससे मिले। राजीव एक लंबा गंभीर सा आदमी था। उसने डायरी पढ़ी और कहा, प्रवीण, यह बड़ा खतरनाक काम है। पहलवान चौधरी के राजनीतिक संबंध बहुत गहरे हैं और मंजित उसका सब काम संभालता है, लेकिन अगर रॉबिन की शिकायत के पेपर्स मिल जाए तो हम केस दोबारा खोल सकते हैं। मैंने कहा, राजीव भाई, बस मुझे अपने भाई के लिए इंसाफ चाहिए। राजीव ने एक पल से को सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन होशियार रहना। अगर मंजित या पहलवान चौधरी को पता चला कि तुम उनके पीछे हो तो वह तुम्हें दोबारा फंसाने की कोशिश करेंगे। अगले कुछ दिन हमने पुलिस रिकॉर्ड ऑफिस में गुजारे। राजीव ने हमारे रात के समय ऑफिस में जाने की व्यवस्था कर दी, जहां हमने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। कई दिनों की मेहनत के बाद हमें पुरानी फाइल मिली, जिसमें रॉबिन भाई की कंप्लेंट्स दर्ज थी। उसमें लिखा था कि फैक्ट्री में गैर कानूनी केमिकल बनाए जा रहे हैं और रॉबिन ने इसके खिलाफ सबूत जमा किए थे। लेकिन फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, केस क्लोज, क्यों? सबूत काफी नहीं थे। सौम्या ने फाइल पढ़कर कहा, यह सब झूठ है। सबूत तो काफी थे, किसी ने इस केस को दबा दिया। मैंने पूछा, अब क्या करें? सौम्या ने कहा, रॉबिन के जमा किए हुए सबूत ढूंढने होंगे, शायद उसकी डायरी में कुछ लिखा हो। हम वापस घर आए और डायरी के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा। एक पन्ने पर रॉबिन भाई ने लिखा था, मैंने कुछ सबूत एक लॉकर में छुपा दिए है। चाबी हमारे पुराने घर के तहखाने में है। मैं चौंक पड़ा। हमारा पुराना घर, वह घर जहां हम रॉबिन भाई की मौत से पहले रहते थे, वह घर तो खाली पड़ा था और उसे मंजित काका ने खरीद लिया था। अगले दिन मैं और सौम्या उस पुराने घर की ओर निकले। वह घर गुरुग्राम के एक पुराने मोहल्ले में था, जहां पतली गलियां और पुराने घर थे। जब हम वहां पहुंचे तो वह घर वीरान लग रहा था। दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन सौम्या ने कहा, हमें अंदर जाना होगा। हमने घर की दीवार फांदी और तहखाने की ओर बढ़े। वहां अंधेरा था और चूहों की आयो आ रही थी। हमने टॉर्च जलाकर ढूंढना शुरू किया। काफी ढूंढने के बाद हमें एक पुरानी अलमारी मिली, जिसके पीछे एक छोटी सी चाबी पड़ी थी। मैंने चाबी उठाई और कहा, लगता है यही वह चाबी है। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलने लगे, हमें कुछ आवाजें सुनाई दी। कोई घर के अंदर आया था। हमने फौरन टॉर्च बंद की और एक कोने में छुप गए। दो आदमी अंदर आए और उनकी आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। एक आवाज मंजित काका की थी, चौधरी साहब, मुझे लगता है कि प्रवीण कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है, हमें उसे जल्दी से रोकना होगा। दूसरी ओर आवाज पहलवान चौधरी की थी, मंजित, तुमने तो कहा था कि वह पुलिस केस उसे रोक देगा, लेकिन वह तो अब भी हमारे पीछे पड़ा है। अगर उसे रॉबिन के सबूत मिल गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सौम्या ने मेरा हाथ पकड़कर इशारा किया कि चुप रहो, लेकिन फिर अचानक मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और उसकी आवाज गूंज उठी, कौन है? मंजित ने चीख कर कहा। हम भागे, लेकिन घर का दरवाजा बंद था। मंजीत और पहलवान चौधरी हमारे पीछे आ गए। सौम्या ने फौरन अपना फोन निकाला और राजीव को कॉल की। राजीव, फौरन यहाँ आओ, हमें पकड़ लिया गया है। लेकिन इससे पहले कि राजीव आता, पहलवान चौधरी के दो गुंडों ने हमें पकड़ लिया। मंजीत ने मेरी ओर देखकर कहा, प्रवीण, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें एक गोदाम में ले जाया गया। वह अंधेरा था वहां अंधेरा था और हमारे हाथ पैर बांध दिए गए। पहलवान चौधरी ने डायरी और चाबी छीन ली। क्या सोचा था कि तुम हमें पकड़ लोगे, बेवकूफ लड़के? सौम्या ने गुस्से से कहा, पहलवान चौधरी, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। चौधरी हंस पड़ा, तुम्हारा फोन भी हमारे पास है। लड़की, अब कोई सबूत नहीं बचा। उस समय मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। मेरी सफलता, मेरे सपने, रॉबिन भाई का न्याय, सब कुछ हाथ से निकल गया। लेकिन फिर मुझे रॉबिन भाई की बात याद आई, सपने वह होते हैं जो तुझे सोने ना दे। मैंने सौम्या की ओर देखा और कहा,
हम हार नहीं मानेंगे। अचानक गोदाम के बाहर शोर उठा। पुलिस के सायरन की आवाज आई थी। राजीव अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया था। पहलवान चौधरी और मंजित भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोदाम के बाहर पुलिस के सायरनों की आवाजें गूंज रही थी। मेरा दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन सौम्या के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। पहलवान चौधरी और मंजित काके की चेहरे सफेद पड़ चुके थे। वह भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजीव और उसकी पुलिस टीम ने गोदाम को घेर लिया था। राजीव ने अंदर आते ही पहलवान चौधरी के हाथ में हथकड़ी डाल दी और कहा, चौधरी साहब, अब आपका खेल खत्म हुआ। मंजित ने घबरा कर कहा, राजीव, तुम्हें गलतफहमी हुई है, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन राजीव ने मेरी ओर देखकर कहा, प्रवीण, चाबी और डायरी कहाँ है? मैंने बताया कि चौधरी ने वह छीन ली है थी। राजीव ने चौधरी की जेब से चाबी और डायरी निकाली और मुझे वापस की। यह तुम्हारा अधिकार है प्रवीण। सौम्या ने अपना फोन उठाया, जो सौभाग्य से चौधरी के गुंडों ने पूरी तरह से तबाह नहीं किया था। उसने कहा, मैंने सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी और यह सबूत काफी है। थाने में रात भर पूछताछ चली। सौम्या ने अपनी रिकॉर्डिंग पुलिस को दी, जिसमें पहलवान चौधरी और मंजित की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। वह रोबिन की मौत के बारे में बात कर रहे थे और किस तरह उन्होंने रोबिन की हत्या को फैक्ट्री में लगी आग के रूप में दर्शाया था। राजीव ने पुरानी फाइल दोबारा खोली और रोबिन की शिकायत पर दोबारा जांच शुरू की। अगले दिन जब मैं थाने से बाहर निकला, सौम्या मेरे साथ थी। उसने कहा, प्रवीण, यह तो बस शुरुआत है, हम इस केस को अदालत तक ले जाएंगे। यह मैंने कहा, सौम्या, अगर तुम ना होती तो मैं यह सब कभी अकेला ना कर पाता। सौम्या मुस्कुरा दी, मैंने तो बस तुम्हारा साथ दिया है। घर पहुंचते ही माँ ने मुझे गले लगाया कि उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। बेटा, तूने रोबिन का कर्ज उतार दिया। लेकिन पिताजी खामोश थे। मैंने उनसे पूछा, पिताजी, आप क्यों नहीं बोलेंगे? पिताजी ने गहरी सांस ली और कहा, प्रवीण, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझ पर गुस्सा किया, लेकिन तूने हर बार मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। यह पहली बार था जब पिताजी ने मुझसे माफी मांगी। मेरा दिल पर आया। कुछ हफ्तों बाद पहलवान चौधरी और मंजित के खिलाफ केस अदालत में पेश हुआ। सौम्या ने अपनी पत्रकारिता की ताकत पर भरपूर उपयोग किया। उसने रोबिन भाई की कहानी को मीडिया पर उजागर किया और पूरे शहर में लोगों ने इस केस के बारे में बात करना शुरू कर दी। लोगों ने सड़कों पर निकलकर न्याय के लिए आवाज उठाई। अदालत में रोबिन भाई की डायरी, कंप्लेंट्स के पेपर्स और सौम्या की रिकॉर्डिंग ने बड़ा काम किया। पहलवान चौधरी ने अपने जुर्म स्वीकार कर लिए और मंजित ने भी अपने जुर्म स्वीकार कर लिए। अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जब फैसला सुनाया गया, मैं और सौम्या अदालत के बाहर खड़े थे। मैंने कहा, सौम्या, यह सब एक सपना लगता है। सौम्या ने हंसते हुए कहा, प्रवीण, यह वही सपना है जो रोबिन ने देखा था, जो तुमने उसे पूरा कर दिया। इसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी नौकरी की ट्रेनिंग शुरू हुई और कुछ महीने बाद मुझे एक सरकारी अफसर के रूप में तैनाती मिल गई। मैंने अपनी पहली सैलरी से माँ का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर ने बताया कि माँ की बीमारी का इलाज हो सकता है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एक दिन जब मैं माँ को नए घर में ले गया जो मैंने अपनी बचत से खरीदा था, तो वह रो पड़ी। बेटा, ऐसा घर तो रोबिन का सपना था। मैंने कहा, अम्मा, यह हमारा और रोबिन भाई का घर है। एक शाम मैं अकेला पार्क में बैठा था। मुझे रोबिन भाई याद आ रहे थे। मैंने कहा, भाई, मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिले जाएगी। वहां बैठकर मुझे लगा जैसे रोबिन भाई मुस्कुरा रहे हैं। कुछ दिन बाद मैं और सौम्या एक गली की दुकान में बैठकर चाय पी रहे थे। श्याम काका की दुकान अब हमारे अड्डा बन चुकी थी। काका ने हंसते हुए कहा, प्रवीण, अब तो सरकारी अफसर बन गया है, अब तो अमरूद बेचने नहीं आए जाएगा। मैंने हंसते हुए कहा, काका, अमरूद बेचना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। उसने ही मुझे हिम्मत दी। सौम्या ने कहा, परवीन, अब क्या प्लान है? मैंने गहरी सांस ली और कहा, सौम्या, अब मैं चाहता हूँ कि मुझ जैसे दूसरे लोगों को भी मौका मिले, जो गरीब है, जिनके सपने तो है लेकिन पूरा करने की क्षमता नहीं है। मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ जहाँ मुफ्त शिक्षा दी जाती हो,
सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, यह तो रोबिन का सपना था प्रवीण, मैं इसके लिए तुम्हारे साथ हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे आज की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।